हेलो गाइस, आप सबका बहुत बहुत स्वागत है। और आज हम लोग पीपल एंड एनवायरनमेंट के कुछ ऐसे क्वेश्चंस देखने वाले हैं जिन टॉपिक से बहुत ज़्यादा क्वेश्चंस जो है रिपीट होते हैं, जैसे एयर पोल्यूशन हो गया, वाटर पोल्यूशन है, इसके अलावा जो प्रोटोकॉल्स वगैरह हैं। तो ऐसे क्वेश्चंस को हम लोग देखेंगे ताकि आइडिया लगे कि आने वाले जो क्वेश्चंस हैं वो कैसे सेट होंगे, क्योंकि थ्योरी पढ़ना एक अलग चीज़ है और क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करना एक अलग। पूरा एक्सप्लेन करूँगा मैं आपको अच्छे से ताकि सारी चीज़ें आपको अच्छे से समझ में आ जाएँ। और इसके अलावा आप सबने काफ़ी अप्रिशिएट किया है और काफ़ी बच्चे जो हैं इन वीडियोस को देख रहे हैं, और मैं अश्योर करता हूँ आप सबको कि बहुत ज़्यादा आपको ये फ़ायदा करने वाले हैं। जिन्होंने भी मेरे प्रीवियस ईयर क्वेश्चन की सीरीज़ नहीं देखी है, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है एग्जाम से पहले, तो ज़रूर से देखो। होम पेज पे ही मैंने न्यू पीवाईक्यूज एडिट इस सेक्शन को ऐड कर दिया है, और इसमें हर सेक्शन के जो क्वेश्चन हैं वो अलग अलग मैंने आप लोगों को कराए हैं। इसके अलावा 2025 के लेटेस्ट क्वेश्चन देखने हैं तो वो भी इसी प्लेलिस्ट में इंक्लूड हैं। 2024 के देखने हैं, इसी में इंक्लूड है। मतलब एग्जाम से पहले अगर आप ये सारे देख डालते हो तो आपकी क्वेश्चंस की भी अच्छी प्रैक्टिस हो जाएगी अलॉन्ग विद एक्सप्लेनेशन। तो चलो गाइस, आगे बढ़ते हैं और आज हम लोग पीपल एंड एनवायरनमेंट के जो मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं उनको देख लेते हैं। इसके अलावा पेपर उनके बेसिक्स अगर आपके क्लियर नहीं है तो मैंने पूरा फ्री में आपको पढ़ाया हुआ है यूट्यूब पे अलग अलग प्लेलिस्ट के माध्यम से, तो प्लेलिस्ट भी ज़रूर से चेकआउट कर लो। आपके बेसिक्स पेपर उनके काफ़ी अच्छे से क्लियर हो जाएंगे। बेसिक्स को क्लियर करने के साथ आपको प्रीवियस ईयर क्वेश्चन की प्रैक्टिस ज़रूर से ज़रूरी है ऑनलाइन स्क्रीन के ऊपर, जिसके लिए टेलीग्राम चैनल पर दिन में 2 बार मैं आपको टेस्ट सीरीज प्रोवाइड करता हूँ। ज़रूर से ज्वाइन करो, इसका भी कोई शुल्क नहीं है। और अगर टेलीग्राम नहीं है तो आप व्हाट्सएप चैनल ज़रूर से ज्वाइन कर लो। इसके अलावा जो हमारे पेड कोर्सेज हैं वो हमारी प्ले स्टोर की ऐप पे अवेलेबल हैं, जैसे फुल कोर्स हमारा अवेलेबल है पेपर ऑन पे। इसके अलावा प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस की टेस्ट सीरीज अगर आपको अलग अलग और ज़्यादा क्वेश्चंस जो हैं लगाने हैं, ये भी अवेलेबल है, जो कि पेड सर्विस है। तो इसके बारे में हम लोग वीडियो के एंड में बात करेंगे। तो ये अगला क्वेश्चन जो है वो जून 2024 से लिया गया है। स्मॉग पे बेस्ड क्वेश्चन है, पीपल एंड एनवायरनमेंट सेक्शन से। यहाँ पूछा जा रहा है कि स्मॉग जो होता है हमारा फोटोकेमिकल स्मॉग, उसका जो फॉर्मेशन है, उसका जो निर्माण है, उसके लिए कौन कौन सी जो गैसेज हैं या पदार्थ हैं वो रिक्वायर्ड हैं, किन किन इन पॉल्यूटेंट्स की जरूरत होती है स्मॉग को बनाने में। कार्बन मोनोऑक्साइड, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड, कार्बन डाइऑक्साइड, वॉलेटाइल ऑर्गेनिक कंपाउंड यानी वीओसीज, और सनलाइट। तो क्या क्या चीजें हैं जो होंगी तो उससे स्मॉग जरूर से बन जाएगा। हमने स्मॉग और सेकेंडरी एयर पोल्यूटेंट्स की बात कही है, जिसमें कि हमने घुमा फिरा के 4-5 पदार्थों की बात कही है। जैसे सबसे पहले हमने NOx या नाइट्रोजन ऑक्साइड्स की बात कही है, सल्फर ऑक्साइड्स की बात कही है, सनलाइट की बात करी है कि इनकी अभिक्रिया से जो है ओजोन बनता है, और उसके अलावा बाष्प की या वेपर की बात की है, पानी जो होता है हमारे एनवायरनमेंट में उसकी बात करी है। तो बेसिकली जो इंपॉर्टेंट गैसेस है वो हमारी नाइट्रोजन डाइऑक्साइड है। इसके अलावा नाइट्रोजन डाइऑक्साइड के में VOC की भी बात करी है, VOC है, और इसके अलावा सनलाइट है, यानी कि A, D और E, सॉरी B, D और E। तो यहाँ पे हमारा फोर्थ ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। इसके अलावा बात रही कार्बन मोनोऑक्साइड और कार्बन डाइऑक्साइड की, तो स्मॉग में ये भी होती हैं, बट स्मॉग जो है स्मोक प्लस फॉग बनाने के लिए मिनिमम में बात करें तो वो इन तीनों से बन जाएगा। हालांकि पॉल्यूटेंट्स में ये भी इंक्लूडेड होते हैं, लेकिन अगर ये ना हो इसके बावजूद भी जो है स्मॉग बन जाएगा। तो एसेंशियल की बात कही गई है, यहाँ पे देखिए लिखा है एसेंशियल की बात कही गई है, तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर 4 करेक्ट हो जाएगा। ये क्वेश्चन काफी इंटरेस्टिंग है। सितंबर 2024 से वाटर पोल्यूशन में ये क्वेश्चन है, न्यूट्रिएंट्स वाले सेक्शन से। और हर साल ये जो क्वेश्चन हैं रिपीट होते हैं, एलिगोट्रॉफिक, ओलिगोट्रॉफिक, वाटर बॉडीज, न्यूट्रिएंट्स, ऑक्सीजन डिमांड, उसी से क्वेश्चन है। आई होप कि आप लोग ने ये से अच्छे से तैयार किया होगा। मैंने चाहे यूट्यूब पे फ्री लेक्चर्स हो चाहे पेड कोर्स हो, उसमें बहुत अच्छे से इस टॉपिक को कवर किया है। छोटा सा इजी टॉपिक है और इससे ढेर सारे क्वेश्चन जो है बनते हैं। यहाँ पे जो क्वेश्चन है कह रहा है ड्यू टू ओवर फर्टिलाइजेशन ऑफ लेक्स क्वालिटी ऑफ फिश प्रोड्यूस्ड। कह रहा है कि अगर किसी लेक में, अगर किसी झील या तालाब में ओवर फर्टिलाइजेशन हो जाता है, इसका मतलब है जब फर्टिलाइजर बहुत ज्यादा पहुंच जाता है बारिश के थ्रू खेतों से लेक्स में, वाटर बॉडीज में, तो वहां जो मछलियां होती हैं उनका क्या होता है। डज नॉट चेंज, मछलियों में कोई प्रभाव नहीं होता। इम्पेयर्स, खराब हो जाता है फिश का प्रोडक्शन, मछलियों का प्रोडक्शन खराब हो जाता है। इंप्रूव्स, मछलियों का प्रोडक्शन बहुत अच्छा हो जाता है।
चौथा, फर्स्ट इंप्रूव्स देन इम्पेयर्स, पहले बहुत अच्छा हो जाता है और फिर बहुत खराब हो जाता है। आपको सिंपल सी बात याद रखनी है कि जिस भी वाटर बॉडी में न्यूट्रिएंट बहुत ज्यादा होंगे, तो फर्टिलाइजर्स क्या होते हैं, जो खाद डलती है वो क्या होती है, वो एक प्रकार के न्यूट्रिएंट्स होते हैं जो पौधों में डाले जाते हैं ताकि पौधों की ग्रोथ हो और फाइनली उन न्यूट्रिएंट्स को हम लोग पौधों के माध्यम से ले पाए। लेकिन जब ओवर फर्टिलाइजेशन हो, खेतों में बहुत ज्यादा फर्टिलाइजेशन हो या खाद ज्यादा डाली जाए, तो उससे क्या होता है, बची हुई जो खाद होती है वो बह के वाटर बॉडीज में, लेक में, तालाब में चली जाती है और उसके वजह से ध्यान दीजिएगा, कभी भी वाटर बॉडी में अगर न्यूट्रिएंट ज्यादा होंगे तो जो भी वहां का जल जीवन है, जो साफ पानी में पनपता है, जैसे मछलियां साफ पानी में रहती हैं, तो न्यूट्रिएंट से क्या होता है कि पानी सड़ने लगता है, पानी बदबूदार हो जाता है और न्यूट्रिएंट की मात्रा बढ़ने से जो जलीय जीव हैं, ऑक्सीजन डिमांडिंग जो जीव हैं, वो कम होने लगते हैं। तो सही आंसर 2 होगा, यानी कि जो फिश का प्रोडक्शन है, फिश का जो उत्पन्न होने का रेट है वो कम हो जाता है और क्वालिटी खराब हो जाती है। तो ऑप्शन नंबर 2 सही है। ये क्वेश्चन ध्यान से देखिए, सितंबर 2024 का क्वेश्चन है, मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल से पीपल एंड एनवायरनमेंट के अंदर। यहां कह रहा है जो मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल है वो किसके प्रोडक्शन से रिलेटेड है, रिलेटेड टू द प्रोटेक्शन ऑफ, किसके संरक्षण से, है ना, किसके बचाव से संबंधित है मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल। तो अगर आपने मेरे से पढ़ा है तो आपको पता होगा मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल जो है वो जो हमारी ओजोन लेयर है, और ओजोन में भी जो गुड ओजोन है जो स्ट्राटोस्फेयर में होती है, उसके संरक्षण के लिए मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल बना है। तो बहुत ही इजी सा क्वेश्चन है, सही जवाब 4 हो जाएगा, स्ट्राटोस्फेरिक ओजोन लेयर। ये क्वेश्चन ध्यान से देखिए, ये एयर पोल्यूशन से जुड़ा हुआ क्वेश्चन है, 2025 का, पीपल एंड एनवायरनमेंट से लिया गया है। विच ऑफ द फॉलोइंग आर एसेंशियल कंपोनेंट ऑफ इंडस्ट्रियल स्मॉग। स्मॉग आपको पता ही है कि एक तरीके का स्मोक जो कि फॉग से मिलके बना है ना। तो इसमें इंडस्ट्रियल जो स्मॉग है, यानी कि ऐसा स्मॉग जो कि इंडस्ट्री से निकलने वाले धुएं से होता है, उसमें कौन सा मेन कंपोनेंट होता है। सल्फर डाइऑक्साइड, पार्टिकुलेट मैटर, फ्लाई ऐश, ऐश मतलब राख जो उड़ती है, बारीक राख, एंड सूट, बारीक से भी बारीक राख, जो छोटे कार्बन के कण हैं उनको हम सूट बोलते हैं। तो कौन सी चीज इंडस्ट्रियल स्मॉग में होती है? सही जवाब है ये सभी होते हैं, यानी फोर्थ ऑप्शन ए बी सी डी सही है। ये क्वेश्चन ध्यान से देखो, बहुत इंटरेस्टिंग है। दिसंबर 2023 में ये क्वेश्चन आया था पीपल एंड एनवायरनमेंट से, और ये क्वेश्चन पूछ रहा है, 4 ऑप्शन आपको दिए हैं और पूछ रहा है कि इनमें से कौन सा ऑप्शन जो है ओजोन लेयर को डिस्ट्रक्ट करने के लिए, ओजोन लेयर को क्षति पहुंचाने के लिए जिम्मेदार नहीं है ना। कौन सा इनमें केमिकल या गैस है जो कि ओजोन को नुकसान नहीं पहुंचाता है? CFC यानी क्लोरोफ्लोरोकार्बन, हेलोन्स, डायोक्सिन्स एंड HCFC यानी हाइड्रोक्लोरोफ्लोरोकार्बन। तो ओजोन को क्षति कैसे पहुंचती है? बहुत सिंपल सा नियम है, 2 चीजें आप याद कर लो। सबसे पहली, क्लोरीन अगर गैस में है, किसी गैस में अगर क्लोरीन है और गैस बहुत ऊपर हमारे चली जाती है और वहां पे अगर ओजोन लेयर में वो जाके मिल जाती है तो वो ओजोन को खत्म करने लगती है। इसके अलावा दूसरे नंबर पे है हेलोन्स, ठीक है जी। तो अगर कहीं पर भी क्लोरीन शब्द आए किसी भी गैस के अंदर या हेलोन शब्द आए तो वो गैस ओजोन को क्षति पहुंचाती है। तो ये CFC का फुल फॉर्म है क्लोरोफ्लोरोकार्बन, तो यहाँ C का मतलब, क्लोरो का मतलब क्या है, क्लोरीन, तो ये पहुंचाती है नुकसान। फिर हेलोन्स है और उसके बाद है HCFC यानी हाइड्रोक्लोरोफ्लोरोकार्बन, है ना। तो अगेन यहाँ पे C का मतलब क्लोरो या क्लोरीन है, तो ये भी गलत हो जाएगा। हमारे पास बचा डायोक्सिन। डायोक्सिन एक एयर पोल्यूटेंट है और नीचे ट्रोपोस्फेयर में बहुत सारे नुकसान करता है, सही बात है, बट ओजोन से इसका कोई लेना देना नहीं है, इसलिए सही ऑप्शन 3rd है, यानी डायोक्सिन्स। ये क्वेश्चन ध्यान से देखिए, अगस्त 2024 का क्वेश्चन है पीपल एंड एनवायरनमेंट से। तो यहां कह रहा है, व्हेन अ वाटर बॉडी बिकम्स एक्सट्रीमली लो इन न्यूट्रिएंट कंटेंट देन इट इज कॉल्ड। अगर कोई वाटर बॉडी है और उसका जो न्यूट्रिएंट कंटेंट है वो बहुत कम है, अगर किसी वाटर बॉडी में जो
न्यूट्रिएंट्स होते हैं वो बहुत कम है, जनरली नाइट्रोजन वगैरह वो कम है, तो ऐसी बॉडी को हम क्या बोलते हैं? तो इस चीज को याद कर लो, अगर न्यूट्रिएंट्स बहुत कम होते हैं तो ऐसी वाटर बॉडी को हम कहते हैं ओलिगोट्रॉफिक वाटर बॉडी। अगर इसका उल्टा होगा, न्यूट्रिएंट्स बहुत ज्यादा होंगे, तो हम उसको बोलेंगे यूट्रॉफिक वाटर बॉडी। तो सही जवाब यहाँ पे है ऑप्शन नंबर 2। तो ये काफी इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है, दिसंबर 2023 का इंटरनेशनल सोलर अलायंस है जो कि पीपल एंड एनवायरनमेंट का एक पार्ट है। दो स्टेटमेंट यहाँ पे दिए हैं, आइए देख लेते हैं। स्टेटमेंट 1 कह रहा है इंटरनेशनल सोलर अलायंस विजन लेट अस टुगेदर मेक सन ब्राइटर। तो कह रहा है आईएसए का विजन है लेट अस टुगेदर मेक द सन ब्राइटर। अब आईएसए है क्या? इंटरनेशनल सोलर अलायंस है, कुछ देशों का एक गठबंधन है या मिल करके इन्होंने पहल करी है, खासकर उन कंट्रीज में जहां पे सूरज की रोशनी बहुत ज़्यादा है, गर्मी बहुत ज़्यादा है, तो वो एक सुनियोजित तरीके से सूरज की रोशनी को एक ग्रीन एनर्जी में कन्वर्ट करें और उसका ज़्यादा से ज़्यादा यूज़ करें, है ना, इसके बारे में है। और इंडिया ने इसकी पहल की थी एक ग्लोबल लेवल पे। तो कह रहा है इसका मिशन है कि आओ मिल करके सूरज को और ब्राइटर बनाएं। और स्टेटमेंट 2 कह रहा है कि आईएसए का मिशन है एवरी होम हाउ फार अवे विल हैव अ लाइट एट होम। भले कोई घर कितना भी दूर हो, उसमें बत्ती, बिजली, रोशनी जरूर होगी। तो ये दोनों बातें स्टैटिक क्वेश्चन है, जानकारी है, और आईएसए की वेबसाइट पे भी आप मिशन एंड विजन में जाएंगे तो आपको ये दोनों स्लोगन मिल जाएंगे, है ना। तो दोनों ही स्लोगन यहाँ पे सही हैं, इसलिए पहला ऑप्शन करेक्ट है। ये क्वेश्चन वाटर पोल्यूशन से है, 2025 में आया है। आइए देखते हैं पीपल एनवायरनमेंट से। विच ऑफ द फॉलोइंग आर केमिकल पैरामीटर्स ऑफ वाटर क्वालिटी। तो यहाँ पे जो वाटर क्वालिटी को जांचने के जो केमिकल पैरामीटर्स हैं, केमिकल वाली कसौटी है, रासायनिक कसौटी है, वो कौन सी है? तो वाटर क्वालिटी को जांचने की बहुत सारे पैरामीटर्स हैं, जैसे फिजिकल पैरामीटर हो गया, केमिकल पैरामीटर हो गया, हार्डनेस वगैरह से जुड़ा हुआ एक हो गया, है ना। तो काफी सारे अलग अलग प्रकार की चीजें होती हैं जिससे हम वाटर क्वालिटी को डिटरमाइन करते हैं। तो यहाँ पे कौन सी केमिकल से जुड़ी है? रासायनिक, जो के पानी का जो रासायनिक विशेषताएं हैं उनसे जुड़ी हुई हैं। पीएच लेवल, हार्डनेस, टर्बिडिटी, डीओ एंड बीओडी। डीओ का फुल फॉर्म होता है डिसॉल्व्ड ऑक्सीजन, कितना ऑक्सीजन घुला हुआ है, और बीओडी का मतलब होता है बायोलॉजिकल ऑक्सीजन डिमांड, यानी कितनी डिमांड है पानी में, यानी कितनी ऑक्सीजन कम है एक्चुअली पानी के अंदर, है ना। तो सही जवाब समझ लेते हैं, सही जवाब है सेकंड, ए बी डी ई। सबसे पहले पीएच लेवल, यानी कितना खारा है, कितना हार्ड है, कितना अम्लीय है, ये एक रासायनिक उसका विशेषता है। फिर भी हो गया हार्डनेस, सॉफ्ट वाटर, हार्ड वाटर, तो ये भी जांचना रासायनिक में ही आएगा। फिर आ गया डिसॉल्व्ड ऑक्सीजन एंड बीओडी, ये दोनों ही सारे रासायनिक, मतलब कि उनमें कौन कौन से केमिकल हैं, कौन कौन से नहीं है, तो ये सारे उसी से जुड़े। एक चीज है जो जुड़ी हुई नहीं है, वो है टर्बिडिटी। टर्बिडिटी मतलब है मटमैलापन, यानी कि कितना वेग है पानी में, कितने वेग की वजह से जो उसके कण हैं कितने मिक्स हो गए हैं चारों ओर के। तो टर्बिडिटी जो है वो फिजिकल में आता है, वो केमिकल में नहीं आता है, इसलिए सही जवाब है सेकंड ऑप्शन। ये काफी नए पैटर्न का सवाल है, पीपल एंड एनवायरनमेंट से, जून 2024 से लिया गया है। और यहाँ न्यूक्लियर पोल्यूशन सेक्शन में एक टर्म आया है यहाँ पे, ब्रीडर रिएक्टर का। तो न्यूक्लियर रिएक्टर आप सबको पता है क्या होता है, जिससे न्यूक्लियर एनर्जी के द्वारा ऊर्जा बनाई जाती है। तो यहाँ पे न्यूक्लियर रिएक्टर्स में एक प्रकार होता है ब्रीडर रिएक्टर का, उसके क्या इंपॉर्टेंट पॉइंट्स होते हैं उसको यहाँ पे पूछा गया है। तो यहाँ देख लेते हैं कि सबसे पहले समझ ही लेते हैं कि ब्रीडर रिएक्टर का क्या मतलब है। जैसे कि नाम ही बता रहा है ब्रीडर, ब्रीडर का मतलब है ब्रीड करने वाला, कुछ नया उत्पादन करने वाला। तो ब्रीडर रिएक्टर एक ऐसा रिएक्टर है जिसमें आप जितना इनपुट डालते हो, मतलब जितना आप न्यूक्लियर पदार्थ डालते हो, वो उसको विखंडित करता है ना, और उससे वो ऊर्जा बनाता है। और इसके अलावा उससे जो कूड़ा निकलता है, मतलब न्यूक्लियर अवशेष जो निकलता है, वो फेंक दिया जाने वाला नहीं होता, वो ऐसा अवशेष निकालता है जिसे दोबारा यूज किया जा सकता है फिर से ऊर्जा बनाने में। तो इस तरीके से जो ब्रीडर रिएक्टर है वो बहुत इकोनॉमिकल होता है, इसमें वेस्टेज कम होती है, और कम से कम जो मटेरियल है उससे ज्यादा ज्यादा ऊर्जा बनाई जा सकती है। तो आइए कुछ पॉइंट्स जो दिए हैं देख लेते हैं कौन कौन से पॉइंट्स सही हैं। सबसे पहला, दे प्रोड्यूस मोर फिजल मटेरियल,
देन दे कंज्यूम, है ना। तो यहाँ पे जो आप मटेरियल डालते हैं वो उसको तो तोड़ता ही है और बाकी का जो मटेरियल होता है उससे और मटेरियल बना करके वो निकाल देता है। तो ये बात हमारी सही हो जाएगी। उसके बाद है देयर आर नो ब्रीडर रिएक्टर्स इन इंडिया, इंडिया में कोई ब्रीडर रिएक्टर नहीं है। तो इंडिया में निश्चित रूप से ब्रीडर रिएक्टर्स हैं, मैंने आपको पढ़ा है, कमेंट में बता देना कि इंडिया में कहां कहां ब्रीडर रिएक्टर्स हैं। उसके बाद देयर आर टू टाइप्स ऑफ फास्ट एंड स्लो ब्रीडर रिएक्टर्स, तो ये बात सही है, ब्रीडर रिएक्टर दो प्रकार के होते हैं, एक जल्दी ऊर्जा बनाते हैं, एक धीमे ऊर्जा बनाते हैं। उसके बाद है फॉर ब्रीडिंग ऑपरेशन द कन्वर्जन रेशियो फिजल मटेरियल मटेरियल प्रोड्यूस्ड एंड कंज्यूम्ड शुड बी मोर देन 1। तो क्या कह रहा है कि ब्रीडिंग ऑपरेशन को क्या मतलब है कि जितना भी उसमें मटेरियल डाला जाए उत्पादन के लिए, उससे ज्यादा मटेरियल जो है वो, मतलब जितना कंजम्पशन के लिए डाला जाए, खर्चा करने के लिए डाला जाए, उससे ज्यादा वो उत्पाद उसका कर दे। 1:1 रेशियो ना हो, 1 से ज्यादा रेशियो हो, मतलब ज्यादा जितना डाला जाए उससे ज्यादा वो उसको उत्पादन करे उसका। तो ये भी हमारा सही हो जाएगा। अगला है ब्रीडर रिएक्टर प्रोड्यूसेस मोर न्यूक्लियर वेस्ट देन कन्वेंशनल वंस। कह रहा है कि ब्रीडर रिएक्टर जो है कन्वेंशनल जो आम रिएक्टर्स होते हैं उनसे ज्यादा वेस्ट, उनसे ज्यादा कूड़ा प्रोड्यूस करता है। तो ये बात गलत हो जाएगी। ब्रीडर रिएक्टर जो है बहुत कम अवशेष या कूड़ा जो है प्रोड्यूस करता है, उल्टा जो मटेरियल हम डालते हैं उसे हम फिर से रीयूज में ले लेते हैं, है ना। तो यहाँ पे ए, सी और डी पॉइंट सही है, यानी ऑप्शन नंबर 1 करेक्ट है। सो गाइस ये क्वेश्चन देखें, सितंबर 2024 से लिया गया है और ये क्वेश्चन है वाटर पोल्यूशन से। और यहाँ पे देखते हैं क्वेश्चन क्या कहता है। यहाँ लिखा है बिकॉज ऑफ बायोकेमिकल ऑक्सीजन डिमांड यानी कि बीओडी, डिजॉल्व्ड ऑक्सीजन ऑफ अ वाटर बॉडी इज, मतलब कि जो हमारी बायोकेमिकल ऑक्सीजन डिमांड जिसका शॉर्ट फॉर्म है बीओडी, जब वो बढ़ जाती है, यानी कि जब बीओडी बढ़ जाता है तो डीओ का क्या होता है, यानी डिजॉल्व्ड ऑक्सीजन का क्या होता है। अब यह टर्म जो है समझने में दिक्कत हो सकती है, हालांकि कंसेप्ट इतना कठिन नहीं है, मैंने बहुत साल पहले से आप सबको अपने कोर्स में ये चीज बता दी है। लेकिन हाँ, मैं दावे के साथ कहता हूं कि 90% जो बुक्स वगैरह आप रेफर कर रहे होंगे उसमें बीओडी और डीओ ये सब ज्यादातर चीजें नहीं दी होंगी। एलिगोट्रॉफिक, यूट्रॉफिक, ये सब बहुत इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है वाटर पोल्यूशन के, और उसी से एक क्वेश्चन बना है। तो ध्यान से समझते हैं, बायोकेमिकल ऑक्सीजन डिमांड का मतलब है कि एक पानी में ऑक्सीजन की डिमांड कितनी है, यानी कि जिस पानी में न्यूट्रिएंट अधिक होंगे उस पानी में ऑक्सीजन कम होगा, और जब ऑक्सीजन कम होता है तो उसको हम बोलते हैं कि ऑक्सीजन की डिमांड, यानी ऑक्सीजन की मांग बहुत ज्यादा है। तो मांग बहुत ज्यादा तभी होगी ना जब उसकी पूर्ति नहीं होगी। तो जो न्यूट्रिएंट जब पानी में ज्यादा होता है तो ऑक्सीजन इतना कम होता है कि जो बीओडी है वो बढ़ जाता है। तो ऑक्सीजन की मात्रा मतलब डिसॉल्व्ड ऑक्सीजन, इसको शॉर्ट में आप कह सकते हैं डीओ, और ऑक्सीजन की मांग, ऑक्सीजन की डिमांड, इसको शॉर्ट में आप बोल सकते हैं बीओडी। तो इन दोनों का क्या है, उल्टा रिलेशन चलता है। यदि किसी पानी में कैसे लिखा है कि बीओडी अगर अधिक है तो उसका मतलब क्या होगा, डीओ कम होगा। यदि ऑक्सीजन की मांग अधिक है तो ऑक्सीजन की जो मात्रा है वो क्या होगी, वो कम होगी। सिंपल सी बात है। तो टर्मिनोलॉजी में कंफ्यूज नहीं होना है, बहुत ही कॉमन सेंसिकल यहाँ बात लिखी है। किसी चीज की मात्रा तभी ज्यादा होती है जब उसकी पूर्ति उतनी नहीं होती है। तो यहाँ पे अगर हम देखें कि अगर बायोकेमिकल ऑक्सीजन डिमांड है तो उसके कारण से डिसॉल्व्ड ऑक्सीजन क्या होगी, बढ़ेगी या घटेगी, डिसॉल्व्ड ऑक्सीजन उसके कारण से घटेगी। तो सही ऑप्शन 2 है। सो गाइज आई होप आपको वीडियो अच्छा लगा होगा और काफ़ी सारी नई चीज़ें आपको जानने को मिली होंगी। इसके अलावा जैसे मैंने आपको वीडियो के स्टार्टिंग में बताया कि पेड कोर्स अवेलेबल है जिसमें लेक्चर्स के साथ आपको टू द पॉइंट उसी लेक्चर से जुड़े हुए प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस भी देखने को मिलते हैं, ताकि एग्जाम का पैटर्न भी आपको बहुत अच्छे से समझ में आ जाए। और इसके अलावा अगर आप क्वेश्चन की प्रैक्टिस करना चाहते हैं खासकर एग्जाम से पहले, तो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन की जो टेस्ट सीरीज बनाई है मैंने आप लोगों के लिए, जरूर से ज्वाइन करें, जिसमें आप अलग अलग सेक्शन को अलग अलग टाइम पे लगा सकते हैं, और साथ में ईयर वाइज भी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन स्क्रीन पे बिल्कुल ऑनलाइन फॉर्मेट में उनकी भी आप प्रैक्टिस कर सकते हैं। इन सभी में डेमो के रूप में लेक्चर्स और काफ़ी सारे क्वेश्चंस फ्री हैं, तो ज़रूर से डेमो देख लें एटलीस्ट। और ये डेमो आपको यहाँ पे चैट करने से मिलेगा, जैसे ही आप इनको बोलोगे यहाँ पे व्हाट्सएप पे कि भाई मुझे डेमो चाहिए, तो सारी जो डिटेल है, वीडियो ट्यूटोरियल्स हैं, वो आपको मिल जाएंगे। तो चलिए गाइस, आज के लिए इतना है, मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए सभी को बाय और टेक केयर।